नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत साइंस की बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। क्लास नंबर 30 के अंतर्गत आज हम हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, उसके अंतर्गत अलग अलग कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। 29 इससे पहले क्लास देखी थी जिसके अंतर्गत हमने परिसंचरण तंत्र और उसके अंतर्गत हृदय, ये सारी चीजें देखी थी। साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है। मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के अंतर्गत ये जो चैप्टर हम करा रहे हैं, सारी चीजें हैं आपके। इससे पहले वाली सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखी हो तो अलग से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इससे पहले की सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोषण के अंतर्गत जंतुओं और मनुष्यों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ हैं कौन कौन से। जितने भी आप यहाँ पर पोषक पदार्थ देख रहे हैं, ये सभी आपके जो है वो इसी चैप्टर में आते हैं। तो भोजन से प्राप्त पोषक पदार्थों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जल, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, विटामिन, रेसे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी आ जाती हैं किसमें? पोषक पदार्थों में। तो उसी के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंतर्गत भी अलग अलग बहुत हैं पार्ट या इसके टाइप्स, और टाइप्स के अंतर्गत जो इसके एग्जाम्पल है उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे तो आपको बता भी देंगे कि कौन सी चीज आपको एकदम रट के रखनी है। तो ये सभी आप देख रहे हैं। आगे और भी जो आगे वाली क्लासेस होंगी इसके अंतर्गत और भी जो टॉपिक जो है वो देखने वाले होंगे उनको हम देखेंगे। तो ये सभी जो पदार्थ हैं उनमें से अगर बात करें तो जल व खनिज लवण जो है वो अकार्बनीय होते हैं और बाकी जो है वो आपके कार्बनिक होते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स तथा प्रोटीन की काफी मात्रा जो है वो खपत के रूप में यानी कि खर्च जो है वो होती है। अतः इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? दीर्घ पोषक के नाम से जो है वो जानते हैं। जल के अलावा अगर बात करें तो जो अन्य पोषक पदार्थ होती हैं उनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा की ही शरीर में आवश्यकता होती है। क्रियात्मक उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है। किसके आधार पर? क्रियात्मक उपयोगिता के आधार पर। पहला है ईंधन पदार्थ या फिर ऊर्जा उत्पादक। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा आती हैं। तो आप कहेंगे जिनके जारण या ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, वो इसमें आते हैं। नाम ही में ऊर्जा उत्पादक है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसाएं ये आपको बेसिकली एग्जाम्पल जो है वो याद रखने हैं। दूसरा है, टोटल 4 टाइप में है। दूसरा है निर्माण पदार्थ, जो कि क्या काम होता है? उपयोग इनका शरीर की रचना करने, मरम्मत करने, जनन, इन सभी में जो है वो यूज में आते हैं। मुख्यतः आपके प्रोटीन इनमें जो है वो आ जाएंगे। तो प्रोटीन आप बेसिकली समझ रहे हैं किस में आ रहा है। जब ऊर्जा की बात आएगी तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हमने इससे पहले देखा। जब आपके शरीर की मरम्मत या रचना, जनन, इन सब के संदर्भ में बात करेंगे तो प्रोटीन आपका होगा। तीसरा है उपापचय नियंत्रक, इंग्लिश के नाम भी देख तो चलिएगा, मेटाबॉलिक कंट्रोलर्स। ये जैव क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन का काम करते हैं। इसमें मुख्यतः विटामिन, जल और खनिज लवण ये सभी जो है वो आते हैं। तो ये जैव क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन का कार्य करते हैं। चौथा आखिरी, आनुवांशिक पदार्थ, जिसको हम हेरिडेटरी मटेरियल कहते हैं। ये जो है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण है उनको ले जाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप न्यूक्लिक अम्ल जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये जो आप चारों में अलग अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्या वर्क जो है वो करता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से ही इनके जो उदाहरण है इसी तरीके से जो है वो बन सकता है। अब बात करते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो आप कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं कि साधारण चीनी होता है। कार्बोहाइड्रेट आप क्या कह सकते हैं कि साधारण आपका चीनी होता है। लिखा हुआ पार्ट तो अभी हम देखेंगे, पहले ऐसे बेसिक से समझिए। या हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिन्हें जल अपघटन के द्वारा जो है वो चीनी में जो है वो बदला जा सकता है। किसके द्वारा? जल अपघटन के द्वारा जो है वो चीनी में जो है वो बदला जा सकता है। ऐसे आप जो पदार्थ हैं उसको हम रखते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजों से मिलकर के जो है वो बने होते हैं। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CHO याद रखना है। जिसमें अगर आप से कोई सूत्र जो है वो इसमें पूछे तो इन्हीं के आधार पर आप सूत्र भी निकाल सकते हैं। CHO तीन चीजें हैं, यानी यहां पर आप जो वैल्यू है कुछ ना कुछ रेशियो के फॉर्म में होगी। तो CN और H के साथ आपका 2N और ON, इस प्रकार से इसका जो है वो सूत्र, सामान्य सूत्र आप कह सकते हैं, होता है CN H2N ON। अब जो यहां पर लिखा है उसको देखते हैं
कि ये जो है वो 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनका रेशियो आपने देखा, बीच वाले का जो रेशियो है वो 2 है, इसीलिए यहाँ पर जो CnH2n में आपने देखा 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, बाकी दोनों में NN नॉर्मली है। तो ऑक्सीजन के यौगिक हैं, यहाँ पर CH जो 2 लिखा हुआ है ये इसके नीचे लिखा जाएगा, और O जो है आपका उसके बाहर होल जो है उसमें N लिखा है, यानी कि N जो है वो टोटल में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इसमें अगर आप N को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका बन जाएगा CnH2nOn। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो आपका किसमें होता है, जल में होता है। इसलिए रासायनिक रूप से ये जलायोजित कार्बन यौगिक अर्थात एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत जो है वो ईंधन पदार्थों के रूप में होती है। रासायनिक संगठन के आधार पर बात करें तो इनके 3 प्रकार होते हैं। तो तीनों टाइप जो हैं वो पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने इसकी बेसिक सा फॉर्मूला समझ लिया, बेसिक सी संरचना समझ ली, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो समझ लिया है। आपको मैंने पहले भी कहा है, आपको उन पॉइंट पर ध्यान देना है जहां से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको थ्योरी नहीं रटना है, आपको जो प्रश्न आएंगे उस पर फोकस करना है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया ये। अब इनकी जो 3 श्रेणियां होते हैं, 3 जो टाइप्स होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है आपका मोनोसेकेराइड। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? तो एक मोनो होता है, एक आपका डाई होता है, और तीसरा आपका जो है वो पॉली होता है। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है मोनोसेक्राइड, जिसको हम समझते हैं। ये सेक्राइड जो है उसकी एकलक इकाई जो है उससे मिलकर बने होते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो शर्कराएं हैं वो आपकी कैसी होती हैं, सरलतम होती हैं, रंगहीन होती हैं, घुलनशील होती हैं, और मीठे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी आप इन्हें जानते हैं। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्या, मीठे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अभी जो हम इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे उससे आपको क्लियर होगा। जीवों में मुख्यतः 60 या पंचकार्बनीय शर्कराएं होती हैं। 60 कार्बनीय शर्कराएं मुख्यतः कौन सी हैं? जैसे आपका ग्लूकोज, अब मैंने बताया आगे हम बताएंगे। तो ग्लूकोज आपका कैसा है, एक प्रकार का मीठे कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें जो है वो आता है। तो आपको समझ में आएगा कि मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ये एग्जाम्पल आते हैं। फिर इसी प्रकार आपका फ्रैक्टोज हो गया, इसी प्रकार गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सब जो है वो इसमें आ जाते हैं। अगर बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अब यहाँ पर अगर आप CnH2n की वैल्यू के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 6 रखेंगे तो जाहिर सी बात है H की जगह 2n होता है, तो 2 गुणे 6 आपका यहाँ पर ऑलरेडी 12 हो जाएगा। और इस तरीके से आप उसी फॉर्मूले से CnH2nOn से जो है वो सभी प्रकार के जो फॉर्मूले हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखी है, 6। क्यों रखी है आपको मैंने यहाँ बताया, 60 कार्बनीय शर्कराएं हैं, तो आपने n की वैल्यू 6 रखी, और उससे आपने यहाँ पर जो वैल्यू है यानी सूत्र है वो निकाल लिया। n की जगह 6 रखेंगे तो C6, 2n है यहाँ पर तो H12 हो जाएगा, और ON यानी O6। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला याद करने में आपको आसानी होगी। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इनके जो एग्जाम्पल है उनसे पूछा जाता है। जैसे आपका ये हो गया ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, तीनों जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि किस में आते हैं, मोनोसेकेराइड में आते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। अब थोड़ी सी इसे ट्रिक से जोड़ते हैं ताकि आप चीजों को याद रख सकें। मोनोसेक्राइड में क्या वर्ड आ रहा है, मन वर्ड आ रहा है। जैसे क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपका मन नहीं लग रहा होता है, अंदर से थकान आपको होती है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं, आप ग्लूकोज लेते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, कई बार होता है ना अंदर से हमें थकान लग रही होती है, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेते हैं। तो हमारा क्या नहीं लग रहा होता है, मन। मन से आप याद रखेंगे मोनोसेकेराइड, और ग्लूकोज लेते हैं उससे आप क्या याद रखेंगे कि ग्लूकोज इसमें आता है। अब ग्लूकोज को लेने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज का जो पैकेट है उसको फाड़ेंगे, तो फाड़ने से क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज हो जाएगा। फाड़ने से क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज हो जाएगा। और गैलेक्टोज में क्या है, गले में जो है उसे जब खाएंगे तो गले से ही तो होकर नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से गले से गैलेक्टोज, फाड़ने से फ्रैक्टोज, और ग्लूकोज तो आपका ऑलरेडी है ही है। तो आप तीनों एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। मन नहीं लग रहा है इसे, मोनोसेकेराइड से। अब यहीं पर ही पिक्चर आपकी खत्म नहीं हुई है, अब इनके बारे में अलग से भी तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है ये आपका जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलग अलग कुछ नाम भी हैं, जैसे आपका ग्रैप शुगर इसको कहते हैं, ब्लड शुगर इसको कहते हैं, डिस्ट्रॉक्स
स्पेलिंग लिख देते हैं DEXTROSE, डिस्ट्रॉक्स शुगर। ये सभी इसी के जो है वो नाम है। तो इन सभी नामों से भी इसे जाना जाता है। इतना सा केवल आप याद रखिएगा ग्लूकोज के बारे में। दूसरा आपका है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है ये आपका जैसे शहद हो गया, या फिर आपका जो मीठे फल हो गए, मीठे जो फल हो गए, इनमें जो है वो पाई जाती है। और मीठे फल में पाए जाने के कारण ही इसे नाम दिया गया है फ्रूट शुगर। क्या नाम दिया गया है? फ्रूट शुगर। एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रैक्टोज मैंने बताया ना कि मीठे फल जो है उसमें होते हैं, तो उससे आप जो है इसे याद रख सकते हैं मीठी शर्करा के रूप में भी इसे जाना जाता है, सबसे मीठी शर्करा। तो बस इतनी सी चीजें फ्रैक्टोज में याद रखना है और आपको याद रखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। फ्रैक्टोज में देखिए वर्ड फ्रूट वर्ड आ रहा है, और फ्रूट से आप मीठे फ्रूट याद रख सकते हैं, यानी मीठे फल याद रख सकते हैं। और फ्रूट शुगर इसीलिए कहा भी जाता है, और मीठी शर्करा उससे आप जोड़ सकते हैं। शहद भी थोड़ा सा मीठा होता है, तो उसे भी आप इसमें जोड़कर याद रख सकते हैं। तीसरा जो आपका है वो आपका है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है ये आपका दूध में पाई जाने वाली, देखिए एक आपका लैक्टोज होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे, वो दूध की शर्करा है। पर अगर इसकी बात करें गैलेक्टोज की, तो इसको समझिए कि दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है सेरेब्रो साइड हेमी सेलुलोज, इसका जो है ये एक घटक है। आप ये जो है वो याद रख सकते हैं अगर इसके बारे में याद रखना है। और अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, तुरंत आपके वर्ड में फ्रूट आना चाहिए, यानी कि आपका फ्रैक्टोज को कहा जाता है। मैं आपसे ग्रेप शुगर पूछूं तो तुरंत आपको ग्लूकोज याद आना चाहिए। ब्लड शुगर ग्लूकोज, डिस्ट्रॉक्स शुगर ग्लूकोज। तो ये चीजें इतनी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तीनों आपके एग्जाम्पल हो गए। अब बढ़ते हैं हम हमारा दूसरा टाइप, जो कि था आपका डाइसेकेराइड। मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मुख्यतः तीन टाइप हैं। पहला हमने देखा जो था आपका मोनोसेकेराइड। अब दूसरा हम देख रहे हैं जिसका नाम है डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड की अगर बात करें तो जो मोनोसेकेराइड अभी हम पढ़ के आए हैं, जब दो मोनोसेकेराइड आपके जो है वो जल के, या जो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं वो जल के एक अणु को क्या करती हैं? निष्कासन करती हैं, और एक बंध होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बंध, उसके द्वारा जुड़कर डाइसेकेराइड जो है उसका निर्माण करती हैं। तो वो आपके डाइसेकेराइड के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आप अगर बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो अभी हम पढ़ के आए हैं मोनोसेकेराइड, वो अकेला था, मैंने बताया था ना, वो एकलक इकाई से मिलकर बना था। सेकेराइड सेकेराइड जो है उसकी एकलक इकाई से। और डाइसेकेराइड क्या है? जब दो मोनोसेकेराइड जो है वो मिल रहे हैं तो डाई बन रहा है। और यही जब हम तीसरा देखेंगे, जो हम इसके बाद पॉली देखेंगे, तो वहां पर 10 से अधिक जब मोनोसेकेराइड मिलते हैं तब वो आपका पॉली वाला बन जाता है। तो बस उसी से ही बना है, वहां यहां पर दो आ जाते हैं और आगे आपके अधिक आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो भिन्न और समान मोनोसेकेराइड के दो अणुओं अर्थात मोनोमर्स के ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, इसी बंध का मैंने यहाँ पर बताया, परस्पर जुड़ जाने से एक डाइसेकेराइड शर्करा का अणु बनता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए बनता कैसे है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जल का एक अणु निकल जाता है, इसे हम संघनन संश्लेषण कहते हैं। और ये जल में घुलनशील और तीन प्रकार की होती है। ये जल, या इसका जो जल अपघटन है वो हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए जल में घुलनशील तीन प्रकार की होती है। पादपों की जो है माल्टोज, सुक्रोज, और जंतुओं की जो है वो लैक्टोज। एग्जाम्पल ही यहां से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो एग्जाम्पल तो आपको रट ही लेना। एक तो हमने ट्रिक से देख लिया, वैसे भी अच्छा, हर चीज की ट्रिक बनाने से अच्छा है कि तीन चीजें अगर हैं तो आप एक चीज की ट्रिक बना लीजिए, बाकी जो बचा है वो दूसरे में आ जाएगा। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज की सर्वाधिक परसेंट जो है वो मात्रा मानव माता के दुग्ध में होती है, यही लैक्टोज की मैंने बात की भी थी। माल्टोज अंकुरित जो बीज हैं, और सुक्रोज जो है वो आपका ईख, और लैक्टोज जो है वो दुग्ध शर्करा होती है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि माल्टोज जो है वो बात की जाएगी
तो पादप से संबंधित होती है, ऊपर ही मैंने बताया। तो अंकुरित बीजों की सुक्रोज जो है वो ईख और लैक्टोज जो है वो दुग्ध शर्करा होती है। साथ ही साथ 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड जो अणु हैं, इनके जुड़ने से बने कार्बोहाइड्रेट को प्रायः ओलिगोसैकेराइड जो है वो कहा जाता है। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। तो डाइसैकेराइड आपने समझ पहले लिया, थ्योरी यहां पर देख ली। अब इसके अंतर्गत जो भी सभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, इनको हम अलग से देखते हैं, क्योंकि यहीं से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज की। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है, तो लाइक तो आपका बनता ही है। और बहुत से लोग हैं अभी जो है वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कारण यह है कि अभी तक कोई डेट वगैरह नहीं है और कोई एग्जाम की तैयारी वगैरह नहीं है। परंतु अगर सही समय आप देखेंगे तो असली समय जो है वो अभी है, जब आप अच्छे से जो है अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास काफी समय है। अब धीरे धीरे ही चीजें, क्योंकि कोर्स काफी है, अगर आप धीरे धीरे तैयार करेंगे, देखिए हम भी बहुत धीरे धीरे चीजों को लेकर के चल रहे हैं, एक साथ नहीं चल रहे हैं कि डेली डेली अगर आप इतना भी पढ़ के चलेंगे जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आराम से आप जब तक पेपर की परीक्षा तिथि सारी चीजें आएंगी तब तक आप पहले से प्रिपेयर होंगे। तो तारीख का इंतजार तो बिल्कुल ना कीजिए और साथ साथ में पढ़ते चलिए। तो माल्टोज की बात करते हैं, मैंने बताया आता इसमें है। अब माल्टोज में आपको ये याद रखना है कि जब दो ग्लूकोज, जैसे आपका एक ये ग्लूकोज हो गया और एक और ग्लूकोज हो गया, दो ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से जो है आपका माल्टोज जो है वो बनता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है आपका माल्ट शर्करा। नाम में ही आपका माल्टोज है, तो याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और बनती किससे है माल्टोज, तो आप कहेंगे स्टार्च के पाचन से जो है ये बनती है। बस इतनी सी 2-3 लाइनें हैं जो कि आपको याद रखनी है, स्टार्च के पाचन से जो है ये बनती है। माल्टोज के बारे में आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि जो है दो ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से बनती है, माल्ट शर्करा कहते हैं, और स्टार्च के पाचन से बनती है। बस माल्टोज हो गया। दूसरा हमारा था सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज इकाइयों के मिलने से जो है वो बनता है। इसे हम बहुत से अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे आपका गन्ना शर्करा के नाम से जो है वो जानते हैं। क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से ही आता है, मैंने आपको पहले ही कहा, आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा कि बताइए क्या होता है पॉलीसैकेराइड, आपके उसके एग्जाम्पल जो है उनसे क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए और उस एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि गन्ना शर्करा जो है वो किसका उदाहरण है, टेबल शर्करा जो है वो किसे कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। टेबल शर्करा हो गया, चुकंदर शर्करा भी जो है इसे कहा जाता है, चुकंदर शर्करा। और आपका इसी को रसोई घर की शर्करा भी जो है वो कहा जाता है, रसोई घर जो है शर्करा। और एक व्यापारिक शर्करा भी नाम है इसका। तो कुछ इस प्रकार के नाम हैं जो सुक्रोज को दिए गए हैं। तीसरा और लास्ट इसका एग्जाम्पल है जो कि है आपका लैक्टोज। मैंने आपको बताया भी है कि जो दूध है वो किस में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है, और लीटर से ही लैक्टोज, ला से लीटर, ला से लैक्टोज आप याद रख सकते हैं। तो दूध जो है इसको दूध शर्करा के नाम से जो है वो जाना जाता है, दूध शर्करा। और ये किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है ग्लूकोज और आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। अब एक बार थोड़ा सा आप रिकॉल चीजों को करिए माल्टोज से, कि यहां पर ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना है, फिर हमने सुक्रोज देखा, यहां पर ग्लूकोज तो था पर फ्रैक्टोज आ गया, और तीसरा जो हमने देखा यहां पर भी ग्लूकोज तो था पर गैलेक्टोज आ गया। तो ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रैक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि ये इससे मिलकर जो है वो बनता है। तो ये हो गया आपका लैक्टोज, दूध शर्करा कहते हैं। और लास्ट हमारा टाइप था जो कि आपका था पॉलीसैकेराइड। सबसे पहला हमने देखा मोनोसैकेराइड, फिर दूसरा देखा डाइसैकेराइड, और तीसरा देखा हमने, या तीसरा हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड। मैंने आपको बता पहले ही दिया कि 10 से अधिक जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो जुड़कर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। एक लाइन में अगर आपको याद रखना है, कहानी कुछ नहीं याद रखना है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इनको ही ग्लाइकेन के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, किस नाम से, ग्लाइकेन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और जल अपघटन की बात करें तो इनका जल अपघटन जो है वो हो सकता है। और जल में
ये जो है वो घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि ये मीठी शर्करा जो है वो भी नहीं होते हैं। तो मीठी लिखकर यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया है। इतना ये बेसिक सा है जो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब जब ज्यादा डिटेल में आप याद रखना चाहते हैं तो वो चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक हजारों अणुओं को उसी प्रकार जल की छति के साथ जुड़ने से लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील जटिल पॉलीसेकेराइड अणु बनते हैं, अर्थात पॉलीमर्स बहुलक बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम बहुलकीकरण भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड के जो अणु होते हैं उनको, ये एक्चुअल में टाइपिंग में यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, तो इसको हम अलग से बता देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5, और इसकी टोटल की पावर में इस प्रकार से बाहर n लिखा रहता है। होल इसको पढ़ते हैं, जैसे बाहर अगर 2 लिखा है तो बोलते हैं होल ट्वाइस, अगर 3 लिखा रहता है तो होल थ्राइस। यहाँ पर n है तो इसलिए होल करके n यहाँ पर हो गया, तो ये इसका होता है, इसके द्वारा लिखते हैं। जो n है ये है क्या, ये n जो है ये मोनोसेकेराइड की संख्या है, मैंने बताया ना उसी से ही बनता है। यहाँ जो n है, यहाँ पर हम n को दर्शाएंगे, ये जो n है ये क्या है, मोनोसेकेराइड के अणुओं की संख्या। आगे बात करते हैं यकृत और पेशियों में उपचयन के अंतर्गत ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोजन नामक जंतु जो है वो मंड बनती है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें से जल का अणु अपघटित हो जाता है और पुनः ग्लूकोज अणु में टूट जाता है। सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। कोशिका भित्ति में यह पादप रूप का है, कंकाल जो है वो बनाता है। तो ये हुआ पॉलीसेकेराइड के बारे में। अब इसके अंतर्गत भी स्टार्च आता है आपका नाम, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकेन इसका अन्य नाम है, तो इस चीज को मैंने इसलिए अलग से लिख भी दिया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो स्टार्च की बात करते हैं, तो जो कि इसके अंतर्गत आता है, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है, आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में जो है वो संचित रहता है, तो आप क्या कहेंगे कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका स्टार्च के रूप में जो है वो संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इस पॉइंट को एज इट इज आपको याद रखना है। और जो स्टार्च है ये आपका ग्लूकोज के कई अणुओं के मिलने से जो है वो बनता है। जैसे वहां पर हम देख रहे थे अलग अलग मिलकर बनते हैं ना, वैसे ये कई अणुओं के मिलने से बनता है। स्टार्च जो है इसके अंतर्गत स्रोत कौन से हैं, जैसे मीठी आलू आपका स्रोत होता है इसका, और आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सब इसमें आ जाते हैं। दूसरा आपका है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। पाया कहाँ जाता है, तो ये पौधों के कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। इतने से पॉइंट को आपको याद रखना है, पौधों की कोशिका भित्ति में जो है ये उपस्थित होता है। और अगला हमारा है जो है सेलुलोज। अच्छा, मैंने गलती से सेलुलोज, उसको पिछली वाली हेडिंग को सेलुलोज समझ लिया। ये ग्लाइकोजन आपका नहीं होता है, कोशिका भित्ति तो इसमें होता है ना आपका, तो इसको हम रफ करके यहाँ लिख देते हैं। जब सेलुलोज की बात आएगी तब आपको याद रखना है कि ये जो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, और पौधों की जो कोशिका भित्ति है उसमें जो है वो पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति में। मैंने गलती से जो है उसको पिछली वाली हेडिंग को सेलुलोज समझ लिया। तो पौधों की कोशिका भित्ति में होता है। ये आपका जो सेलुलोज होता है ये जल में जो है वो अघुलनशील होता है, यानी घुलता जो है वो नहीं है। और किस किस के काम में आता है, तो मोटापा कम करने के काम में सेलुलोज आता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में आता है, आहार की मात्रा बढ़ाने में आता है, जो फल और बीज है उनके भीतरी भाग में आवरण के रूप में होता है। ये कुछ पॉइंट है जो याद रख सकते हैं। इससे पहले जो हम देखे ग्लाइकोजन, इसको ध्यान करके दोबारा से लिख देते हैं क्योंकि गलती से लिख दिया था। तो ग्लाइकोजन जो है ये आपका जो जंतु होते हैं और आपके जो कवक होते हैं, जंतु और जो कवक होते हैं उनमें भोजन के रूप में, जंतु और कवकों में भोजन जो है इसका संचय जो है ये करते हैं किसके रूप में, तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। जंतुओं तथा कवकों में जो भोजन का संचय होता है वो किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, इससे पहले वाली जो क्लास हो चुकी है उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोजन, सेलुलोज हो गया। फिर देखते हैं पैक्टिन। तो पैक्टिन लास्ट है हमारा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखेंगे। तो पैक्टिन जो है ये आपका जो कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है ना उसको आपस में बांधने का कार्य करता है। तो पैक्टिन नाम ही में पैक करना, तो ऐसे याद रख सकते हैं पैक करना। तो लिख भी देते हैं यहाँ पर कि जो कोशिका भित्ति होती है
उसमें सेलुलोज को बांधने का जो है वो कार्य करते हैं। सेलुलोज को बांधने का जो है वो कार्य करते हैं। सेलुलोज को आपस में बांधना। इसी को एक नाम भी दिया जाता है, वो भी आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। तो वो नाम है, इसे हम बांधता है ना तो उसको सीमेंट ये काम करता है, तो इसलिए पादप सीमेंट के नाम से जानते हैं। सीमेंट भी क्या करती है, एक हिसाब से जोड़ने का काम करती है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है प्लांट सीमेंट या पादप सीमेंट। तो ऐसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पादप सीमेंट किसे कहा जाता है, तो पैक्टिन को जो है वो कहा जाता है। तो ये हमारे सभी एग्जाम्पल हुए। अब बढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के महत्व और कार्य की तरफ। तो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। आप कहेंगे ये आपको याद रखना है। पॉलीसेकेराइड के रूप में कोशिका और संयोजी ऊतकों की रचना में भाग लेते हैं। स्टार्च अभी हमने देखा, इसके रूप में संचित भोजन का काम करते हैं। आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। सेलुलोज के रूप में पादपों जो है उसकी कोशिका भित्ति बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। आलू, फल, अनाज, शर्करा, रोटी, दूध आदि कार्बोहाइड्रेट के ये सभी स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले। आर्थ्रोपोडा जो है उसमें बाह्य कंकाल बनाने वाले। आर्थ्रोपोडा संघ, ये सभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली क्लासों में। पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण और आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण का कार्य भी करते हैं। तो ये सभी आपके कार्य कंप्लीट हुए। अब हम जैसा कि लास्ट में 5 प्रश्न देखते हैं, तो अब 5 प्रश्न देख लेते हैं। वैसे अलग अलग कभी 10 देख लेते हैं, कभी ज्यादा भी देख लेते हैं, तो 5 प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, ये जो हमने चीजें जो है वो पहले पढ़ी हैं और अब आगे पढ़ेंगे, उन पर सब पर मिक्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि जो आज चीजें हमने पढ़ी उसी पर क्वेश्चन होंगे। तो सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ जो है वो एक उदाहरण किसका होता है? हिंज संधि या फिर कंदुक खल्लिका संधि, श्रोणि संधि, बद्ध संधि, कौन सा इनमें से सही होगा बताइए। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों में से। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो बद्ध संधि है, फिक्स्ड जॉइंट है, ये जो है आपका सही होगा। जो फिक्स्ड जॉइंट है इसको आप मूव नहीं कर सकते, नाम से ही क्लियर है कि एकदम फिक्स्ड है, उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। और बाकी को समझ लीजिए। जो हिंज संधि होता है, पहला ऑप्शन, इनको हम कहते हैं केवल एक ही दिशा में जो मुड़ सके। जैसे आप कोहनी होती है, अब कोहनी अगर आप देखेंगे तो किस टाइप से होता है, एक ऐसे सीधे आपका हाथ किए हुए है, तो जब मोड़ते हैं तो आप इस तरफ मोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है यहाँ पर पंजा है, तो ये आपका अगर यहाँ पर पंजा है तो आप क्या करते हैं, एक ही साइड जो है उसको मोड़ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि नीचे भी मोड़ लेंगे। तो इस प्रकार के जो मोड़ होते हैं वो आपके कहलाते हैं किसमें? हिंज संधि में। और आपका जैसे घुटना हो गया, घुटना भी आप एक ही साइड तो मोड़ते हैं, जब पीछे की साइड, ऐसा तो नहीं है आगे भी फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हिंज संधि उसके उदाहरण होते हैं जहां अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं। कंदुक खल्लिका संधि क्या होता है? इसमें ह्यूमरस और फीमर अस्थियां आती है जो कहीं भी घुमाई जा सकती हैं, किसी भी दिशा में। तो इनको हम इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, कंदुक खल्लिका संधि। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ना हो तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जो कंदुक है, कंदुक कहते हैं गेंद को, कहीं भी फेंकी जा सकती है, तो ऐसे आपकी जो हड्डी कहीं भी मुड़ सकती है, इस प्रकार से। और आंसर आपका यहाँ पर बद्ध संधि जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका दूसरा, लाला रस या लार का कार्य क्या होता है? मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? लाला रस, जिसको हम क्या कहते हैं? लार कहते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर भोजन में चिकनाई लाकर उसे निगलने में मदद कौन करता है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे ये वर्क या हेल्प कौन करता है? तो टाइलिन जो है वो हेल्प करता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम। दांत हम इससे पहले देख चुके हैं, दांत हम देख चुके हैं, हृदय देख चुके हैं, परिसंचरण तंत्र, ऐसे करके सीरियल से देख रहे हैं हम चीजें। तो बताइए, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनकी संख्या हमने देखी थी, पूरा चित्र सहित एक एक चीज को समझा था। कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएं। तो बताइए, चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। इंग्लिश के नाम भी हमने जो है वो देखे थे, इंसीजर और
कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस प्रकार से। तो ये विभिन्न जो दांत हैं उनका आगे से पीछे की ओर का क्रम है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है कि किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग का सही क्रम जो है वो दर्शाया गया है। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, या फिर वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, या वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एरो और होएगा, 4-4 करके हैं। कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले तो वृक्क आता है जो कि चारों में है। उसके बाद आता है मूत्रवाहिनियां। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड वाले ऑप्शन में ही है मूत्रवाहिनी, उसके बाद आपका मूत्राशय आता है, उसके बाद आपका मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार से जो है आपका ये क्रम चलता है। ऊपर देखते हैं तो जो वृक्क होते हैं वहां से जो है वो छन करके जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इस मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय में इकट्ठा होते हैं, और जब फिल हो जाता है तो मूत्र मार्ग जो है उसके जरिए बाहर आ जाता है। तो ये आपका क्रम चलता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज शाम के 8 बजे हम बैक टू बैक क्लासेस देख रहे हैं, तो लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं या प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य ही नहीं करता? ग्रसिका, बृहद्रांत, मलाशय, या फिर मुख गुहिका। ग्रसिका, बृहद्रांत, इसी प्रकार मुख गुहिका। देखिए मुख गुहिका वाले तो तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रारंभ भी मुख गुहिका से होता है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। आंसर आपका पहले ही हो जाएगा ग्रसिका, बृहद्रांत और मलाशय। मानव पाचन तंत्र की बात की गई है जो कोई पाचन का कार्य जो है वो नहीं करते हैं। मुख गुहिका में क्या होता है, पहले हम चीजों को दांत से चबाते हैं, उसमें जो है वो सारे पदार्थ जो है वो मिल जाते हैं, जो आपका जो खाना खाते हैं हम लोग उसको बोलस बन जाता है। मैंने सारी चीजें आपको इससे पहले बताई थी। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। पोलियो का कारण क्या होता है? ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन है फफूंद, सी ऑप्शन है विषाणु या वायरस, और डी ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कोशिश अवश्य किया करिए कि आपको नहीं भी आता है फिर भी जो है वो आंसर बताया करें, क्योंकि आप एक बार चीजों को देखते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें वो लंबे समय के लिए आपको याद हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।